Hello guys, this is me Saram Khan and I welcome you once again to my YouTube channel Next Building News। और आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस। और टेंस पता है, टेंस का नाम सुन के बहुत सारे स्टूडेंट टेंस हो जाते हैं, लेकिन ये उतना भारी भरकम चैप्टर भी नहीं, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान भी नहीं कर सकता, लेकिन इसको अगर कंसेप्चुअल तरीके से समझा जाए तो ये आसान हो जाएगा। लेकिन वही अगर हर बार जैसे कि ट्रिक वगैरह से जानने की चीज़ों को कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा भारी हो जाएगा। तो आइए विद कंसेप्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है टेंस। पहले समझते हैं टेंस एक्चुअली है क्या। तो कई राइटर्स ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा डेफिनेशन आपको बताया जा सकता है, या स्टूडेंट को बताया जाना चाहिए, वो ये है कि क्रिया के विभिन्न रूप जो होते हैं ना, क्रिया के विभिन्न रूपों को ही टेंस कहा जाता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, टेंस का जो हिंदी लिखा जाता है, हिंदी टेंस का काल होता है। अब जो हिंदी के छात्र हैं उन्होंने काल का मतलब तो होता है समय, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा कि टेंस का मतलब समय होता है। तो हकीकत ये है कि टेंस से समय का कोई संबंध नहीं है। अब बताइए, अगर टेंस का मतलब समय होता तो टाइम एंड टेंस नाम का चैप्टर होता क्या ग्रामर में? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। टाइम एंड टेंस, जब टाइम का मतलब टेंस है, जब टेंस का मतलब भी टाइम और टाइम का मतलब भी टेंस होता है, तो टाइम एंड टेंस नाम का चैप्टर कहां से आता है? तो टाइम एंड टेंस चैप्टर का अस्तित्व ये बताता है कि टाइम एंड टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस टेंस से ना, भले ही हिंदी में आप इसको काल कहें, लेकिन इससे कभी समय को मत जोड़िएगा, इससे समय का कोई संबंध नहीं है। जितने रूप होते हैं क्रिया के, जैसे V1 होगा, V2, V3, V4, V5, तो इस ये जो क्रिया के जो रूप है ना, इसके रूपों को ही, या इसके रूपों को आप कह लीजिए अध्ययन को ही टेंस कहा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात और देखिए, आपको तो पता है मुख्य रूप से टेंस को 3 रूप में बांट देते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। कहीं कहीं तो जो मॉडर्न ग्रामेरियंस है वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट ही है, फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर हम उनके बातों को लेकर चले तो शायद ग्रामर को फिर से लिखने की जरूरत पड़े, तो इसलिए हम 3 मान के चलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर आप नेस्फील्ड की किताब को देखें, तो नेस्फील्ड की किताब, उन्होंने भी माना है कि क्रिया मुख्य रूप से, सॉरी, जो टेंस होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चौथे किताब में ये चौथा टेंस मैंने स्पेशल नोट के तौर पर रखा है, फ्यूचर इन द पास्ट का जिक्र किया। और उन्होंने अपने चौथे किताब के पेज नंबर 56 पे, अगर आपके पास वो किताब है तो आप खोल के देख सकते हैं, इस टेंस का जिक्र किया है, फ्यूचर इन द पास्ट का। और मुझे उनका ये विचार ना काफी तर्कसंगत लगा। ये टेंस होना चाहिए। फिलहाल मैं इस बात पे बहस नहीं करूंगा कि क्यों होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई छात्र या कोई टीचर अगर उत्सुक है इस बात को जानने के लिए कि इसकी उपयोगिता क्या है, चौथे टेंस की उपयोगिता क्या है, तो आप मुझसे फेस टू फेस मिलकर, या मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर फोन करके आप मुझसे एक लंबी चौड़ी मतलब बहस कर सकते हैं, जिससे मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी उपयोगिता या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तीनों के साथ साथ इस चौथे पार्ट को भी आपको मैं समझाऊं फिलहाल। और आपको ये पता है कि प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, सबको 4-4 पार्ट्स में बांटते हैं। इसको भी फिर 4 पार्ट्स में बांटेंगे और हम बताएंगे आपको। इसके 4 पार्ट्स जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कभी कभी कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, आपको पता है, कभी कभी उसको इम्परफेक्ट भी कह दिया जाता है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर प्रेजेंट, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फिर पास्ट में भी 4 पार्ट्स और फिर फ्यूचर में भी 4 पार्ट्स। आपको पता होगा, मैं लिख दूं थोड़ा आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इसके 4 पार्ट्स आ जाएंगे। पहला तो इंडेफिनिट, दूसरा प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट, और जो चौथा होगा इसमें आ जाएगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये सब में आएंगे। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और फ्यूचर में भी इस प्रकार से चारों करके आएंगे। तो अब एक काम करते हैं, टेंस का डेफिनेशन मैंने बता दिया, टेंस क्या है, टेंस को मैंने टाइप्स बता दिए 3 के साथ साथ मैंने बताया कि मैं चौथा भी आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, किसी एक को, यानी यहां से हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम समझते हैं, और उसके जो रूल्स,
जिसके आधार पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब एक चीज देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, नहीं बताना नहीं भूल गया, सही है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर एक चीज देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका बचपन में मास्टर साहब हम लोग को सिखा दिए थे कि जिसके अंत में ता है ती है होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। सही है, चलिए हम भी मान लेते हैं, और मैं भी इसको मेंशन कर दे रहा हूँ एज अ ट्रिक। आप इसको याद कर सकते हो कि इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, जैसे वाक्य, जैसे वर्ड्स चले आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक है, आपको समझना, ये सिर्फ ट्रिक है। ये जो बचपन में हमने सीखा ना, अगर उसी थ्योरी को लेके हम अभी आगे बढ़े तो कई समस्याओं से हमें निपटना पड़ सकता है, बार बार हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। ता है, ती है, ऐसे कई सेंटेंस आपको मैं दिखा दूंगा, या आपको आपने खुद देखा होगा, बच्चे तो है नहीं, कि ता है ती है लास्ट में तो होता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता। वो एक ट्रिक था। अब उस वक्त मास्टर साहब आपको एक्सप्लेन नहीं किए, अब बच्चे से समझ में नहीं पाते, तो उन्होंने बता दिया कि देखो भाई, जो ता है ती है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप छोटे बच्चे, आप पूछे कि टीटी क्या होता है या टीटी कैसा होता है, तो आमतौर पर लोग बता देते कि देखो, जो ट्रेन में जो काला कोट पहन के घूम रहा है ना, वही टीटी है। तो अब सोचिए, बचपन में आपको बता देगा, लेकिन क्या जरूरी है कि ट्रेन में काला कोट पहनने वाला सारे लोग टीटी ही हो? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं काला काला कोट पहनते हैं, लेकिन वो टीटी वीटी नहीं होते, लेकिन आपको बता दिया गया। अगर उस वक्त आपको समझाने की कोशिश की जाती कि टीटीई का मतलब होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर, यानी ट्रेन में जो टिकट की जांच करे उसे टीटी कहते हैं, तो शायद उस वक्त आपको समझ में आता भी नहीं। लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हैं, अब समझदार हो चुके हैं, अब आपको कंसेप्ट समझने की जरूरी है कि जो ट्रेन में टिकट जांच करे ना, उसी को कहते हैं टीटी। तो ठीक इसी प्रकार से अब आपको कंसेप्ट जानने की जरूरत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्चुअल पहचान क्या होता है। तो मैं कहूंगा आदत, वर्तमान की आदत। जिस सेंटेंस में वर्तमान की आदत का जिक्र हो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वरना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। जैसे मैं खाता हूं, एक मेरी आदत है, मैं रोज खाता हूं। सीता पढ़ती है, सीता की आदत है, सीता रोज पढ़ती है। मोहन हंसता है, मोहन की आदत है, वो रोज हंसता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या बता दिए, ता है ती है तो सब में आ रहा है, तो मेरा ट्रिक भी सही था, इतना कुछ समझने की जरूरत क्या थी। अब मैं आपको ऐसे सेंटेंस दिखा रहा हूँ, बहुत सारा सेंटेंस इसको अंत में ता है ती है होता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ आज हमने 2 एकड़ जमीन जोता है, ता है तो आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं है, कुछ और है। क्या है बाद में बताएंगे, ये चलिए बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट है। या हम ये कहते हैं कि आज हम 2 मैच जीते हैं, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आदत नहीं है ना। अगर आप ये कहते हैं कि हम मैच जीतते हैं, तो ये हैबिट शो करता और ये होता प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आज हमने मैच जीता है, इसमें हैबिट वैबिट नहीं है, ये एक दिन का घटना है कि आप जीत गए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। या आप ऐसे बोले कि 2 महीने बीते हैं, अब बताइए 2 महीने बीते हैं, या 5 मिनट बीता है, 10 मिनट बीता है, इसमें से कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अगर आप उस ट्रिक को पकड़ के चलो ना कि ता है ती है वाला, तो हर बार आपकी मुंह की खानी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं बेइज्जत होकर आइएगा। पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठिएगा ना, तो वहां पर बेइज्जत हो जाएंगे। तो आप ता है ती है का चक्कर पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और हैबिट को पकड़िए कि अगर सेंटेंस में हैबिट है, वर्तमान की हैबिट है, तो ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अन्यथा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, वरना लोग बुरा समझेंगे आपको। तो अब देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस, अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। कभी कभी छात्र पूछने लगता है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के बीच का फर्क क्या है? वो ऐसा ही है कि कोई पूछने लगे सर चीनी और शक्कर का फर्क क्या है, दोनों तो एक ही चीज होता है। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट दो अलग अलग चीजें नहीं होती, एक ही चीज होती। अच्छा एक बात बताएं आपको, आपको थोड़ा जान के हैरानी होगी, अगर ये कह दिया जाए कि दूध उजला होता है, तो आप पूछिएगा मास्टर साहब से, मास्टर साहब हमेशा कन्नी काट लेते हैं ऐसा सेंटेंस से। या अगर आप ये बोल दें कि पृथ्वी गोल है, तो अक्सर मास्टर साहब कन्नी काट देते हैं, कहते हैं
अरे सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट तो बता देते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना सिंपल प्रेजेंट से अलग होता है। मैं बता दूं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूध उजला होता है और पृथ्वी गोल है के साथ साथ राम खाता है राम नहीं खाता है, सारा का सारा जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है थोड़े समय में मैं बता दूं। जैसे मैंने बोला हैबिट, हैबिट को आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलो सही है। जैसे राम खाता है, एक दिन के बाद थोड़े कई सालों से खाता आ रहा है, अभी भी खा रहा है, पता नहीं हमेशा खाएगा, एक हैबिट जैसा हो गया है, खाता है, ठीक है। यानी ये जो क्रिया इसमें है ये खाने का क्रिया है, कई बार ये क्रिया हुई है तभी तो हैबिट बना। एक बार में थोड़े हैबिट बन जाता है, कई बार उसने ये क्रिया किया है, उस बेस पे ये हैबिट बन गया, और जब ये हैबिट बना तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, अच्छा इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे जी ऐसे, द अर्थ इज राउंड, आप ऐसे ट्रांसलेट करोगे इसको, द अर्थ इज राउंड। अब इसमें क्या है कि इज को देखिए ना, ये वर्ब है, अरे स्टेट वर्ब है ना, एक्शन वर्ब नहीं, तो ये स्टेट वर्ब है ना। और ये स्टेट वर्ब क्या होता है, ये स्थिति है, और ये जो स्थिति है वो शुरू से है, अभी थोड़े की पृथ्वी गोल हो गई है, इससे पहले चौकोर थी या इसके आगे चल के वो लंबी हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी ये जो एक्शन है सदियों से होता आ रहा है और सदियों तक चलेगा। तो जो चीज सदियों से होता आ रहा है और सदियों तक चलेगा, कहीं ना कहीं तो वो हैबिट बन ही गया, वो स्वभाव हो ही गया। तो इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूध उजला होता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गाय के 4 पैर होते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आमतौर पे ऐसे वाक्यों को अलग तरीके से इसलिए बनाया जाता है कि जिसमें अलग वर्ब का यूज हो रहा है। इसमें वर्ब के तौर पे आ जाता है स्टेट वर्ब, मैंने आपको बताया था बी का, इज एम आर वाज वेयर, तो वो अलग तरीके से बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हैबिट शो कर दिए जाए या किसी भी वस्तु के बारे में कुछ ऐसा गुण बता दिया जाए कि उसमें शुरू से था, शुरू से रहेगा, तो इस मतलब शुरू से था और हमेशा हमेशा रहेगा, वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। मैं ये कहूं कि सूरज गर्म है या धरती गोल है या और कुछ भी आप बोल लें, पानी बिना रंग का है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करें। ट्रांसलेट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस को अब थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग डिवीजन में बांट दिया जाए ताकि बनाना आसान हो जाए। तो चलिए हम समझने के लिए इसको 4 पार्ट में यहाँ पे बांट देते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। अफर्मेटिव में वैसे सारे सेंटेंसेस को रख देते हैं जिसमें एक्शन का होने का बोध हो, जैसे कि राम खाता है, इसको हमने अफर्मेटिव कह दिया। जब काम नहीं हो, राम नहीं खाता है, तो ये निगेटिव हो गया। और फिर उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। तो जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें सवाल पूछा जाए आप क्या खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या आप खाते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, आइए हम इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो जो क्या से शुरू होते हैं सारे सेंटेंस उसको हम कह दें इंट्रोगेटिव ए। इंट्रोगेटिव ए, क्या राम खाता है, क्या आप हंसते हैं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या वह बोलता है, ये सारे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव ए कह देंगे। और ऐसे मतलब सवाल, सॉरी ऐसे प्रश्न या ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो, जैसे आप क्या खाते हैं, आप क्यों खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो उन सारे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बी कह लेते हैं, इंट्रोगेटिव बी कह लेते हैं। और फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, थोड़ा मैं बता दूं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव के लिए फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए डज डू, फिर सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए जो रूल होगा वो WH वर्ड्स, WH वर्ड्स मतलब वही क्वेश्चन वर्ड, क्या कब कैसे कौन कहाँ कितना वगैरह की अंग्रेजी, वो WH वर्ड्स कहलाता है। उसके बाद आप डूडज कर लो, सब्जेक्ट कर लो, नॉट V1 ऑब्जेक्ट। अब 2-3 बातें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे V1 और V5 ये क्या मसला है। तो देखिए जो V1 होता है ना, कोई भी वर्ब, जितना भी वर्ब होता है अपने ओरिजिनल वर्ब में, ओरिजिनल फॉर्म में V1 होता है। एग्जांपल के तौर पे आप बोले इट, ये अभी एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है, डिक्शनरी में अगर कहीं आपको मिलेगा या कहीं से भी खाना का अंग्रेजी आप निकालिएगा तो इट होगा, ये अभी एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में ना V1 होगा, ये अभी ओरिजिनल फॉर्म में है, देखिए ये ओरिजिनल रूप में है, अपना फॉर्म मतलब रूप, तो ये V1 है।
या इसी प्रकार से कोई वर्ड आ गया रन, ये भी V1 है। तो अब V1 से V5 जब बनाएंगे तो देखिए वो ऐसे होता है। अगर V1 में, अगर आप V1 में एस या ईएस जोड़ देते हैं, अगर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है V5। जैसे यहाँ पे इट था, अगर आप इट में इट्स कर देते हैं तो ये आपका V5 बन गया। ये इट था वो V1 था, और जैसे आपने इसमें एस जोड़ दिया तो ये V5 हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे रन था V1 था, अगर आप इसमें रन से जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है V5 हो जाता है। तो कहीं कहीं आपको एस जोड़ना होता है और कहीं कहीं आपको ईएस जोड़ना होता है। अब सवाल रहता है कि कब एस जोड़े और कब ईएस जोड़े, तो चलिए थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि आपको एस कब जोड़ना है और ईएस कब जोड़ना है। और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे ताकि आप इस चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में बसा लें। और हाँ, फेयर वगैरह आप लोग बनाते चलिएगा, क्योंकि सारी जो चीज़ें होगी ना हमारा, वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों को फेयर बना के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप गेन कर पाएंगे इन वीडियोज से। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि कब आपको एस जोड़ना है और कब आपको ईएस जोड़ना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर कोई वर्ड्स हो और अगर उस वर्ड्स के अंत में कॉन्सोनेंट्स हो, कॉन्सोनेंट्स हो, जैसे कि शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट्स हो तो आपको ना एस जोड़ना, तो आपको एस जोड़ना है। ये मतलब एक जनरल रूल में, जनरल रूल है, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अभी आएंगे, मतलब एक जनरल में आपको रूल बता दे रहा हूं कि आपको उसमें एस जोड़ देने हैं। और जब शब्द के अंत में वॉवेल मिले, और वो भी वॉवेल कैसा, सिंगल वॉवेल, याद कीजिएगा, सिंगल वॉवेल मिले, डबल वॉवेल नहीं, सिंगल वॉवेल मिले तो आपको ईएस जोड़ना है। या अगर आपको अंत में एस एस मिल जाए, या सी एच मिल जाए, या आपको एस एच मिल जाए, या आपको जेड मिल जाए, या आपको एक्स मिल जाए, मतलब हिसिंग साउंड अगर लास्ट में निकले, उस वर्ड के अंत में एक हिसिंग साउंड हो, तो आपको ना अंत में, शब्द के अंत में सिंगल वॉवेल, सॉरी एटीसी हो तो आपको ईएस जोड़ना है। तो आपको क्या करना, ईएस जोड़ना है। ये बात आप याद रखिएगा। मतलब V5 बनाने के लिए, यहां मैं कर दूं, ये V5 बनाने के लिए रूल है कुछ। V5 बनाने के रूल, कुछ और बातें मैं बता दूं आपको, यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है हेल्प, HELP, आप देख रहे पी है, तो जाहिर सी बात है अगर ये पी है तो लास्ट में ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसका आप जो V5 बनाएंगे वो हेल्प्स टाइप का होगा, हेल्प्स होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने कॉन्सोनेंट कह तो दिया, लेकिन लास्ट में जैसे एच आया, मैंने बताया है सी के साथ, हालांकि एच भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी आपको ईएस लगाना पड़ता है क्योंकि सी और एच के साथ आया है। या एच से एस आए तो वहां पर भी आपको ईएस का ही प्रयोग करना है। मैं थोड़ा सबका एक एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पे गो, ये सिंगल वर्ब लास्ट में आया गो, तो फिर आपको ना यहाँ से गोज करना है, यहाँ से गोज करना है। अगर यही होता है सी एस ई ई, दो ई, तो सिर्फ आपको एस जोड़ देते हैं। या इसके बाद जैसे कि यहाँ पे सी एच है, तो जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है जैसे टीच है, तो आपको यहाँ से ना टीचेस करना है, टीचेस V5 बनाने के लिए। ऐसे कोई वर्ड है जैसे कि एस एच, जैसे ब्रश, ब्रश मतलब क्या होता है, दांत साफ करना, तो अगर आप इससे बनाएंगे तो आपको करना पड़ेगा ब्रशेस, ब्रशेस। और जैसे वो जेड है, कोई वर्ड जेड पे खत्म होने वाला, जैसे क्यूज, क्यूज, क्यूज का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, मतलब कोई सवाल वगैरह करना। तो आप जब इसको करेंगे तो आपको करना है क्यूजेस, ईएस बनाना। और एक्स वर्ड जैसा जीरोक्स, जीरोक्स मतलब किसी कॉपी का कॉपी बनाना,
तो जब आप इसको करेंगे ना तो आपको करना है जेरोक्सिस। तो ये कुछ बातें हुई, मतलब ये आपको दिमाग में रखना है कि कब किस प्रकार से आपको V1 को जब आप V5 बनाएंगे तो कौन कौन से रूल आपको अप्लाई करने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं इसको खत्म करता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अब थोड़ा सा बात कर ले हम कि कब V1 का यूज करना है और कब V5 का यूज करना है। तो इसके लिए तो बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली चीजें ठीक है आपको जानना चाहिए, लेकिन मैं सलाह दूंगा ये चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। आप ना बस दिमाग में एक बात डाल लें, और आपको क्या दिमाग में बात डाली है कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, मिस्टेक हो रहा है, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको ना B5 का यूज करना है, या डू डज में से डज का यूज करना है। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिखाई दे तो आपको V1 का यूज करना है और डू का यूज करना है जरूरत के मुताबिक। और सबसे खास बात कि आई और यू, ये दो वर्ड है ना, आप इनको प्लूरल ही ट्रीट करोगे, प्लूरल। हालांकि आई से सिर्फ एक आदमी का बोध होता है, तो हिंदी में इसको सिंगुलर मानते हैं, बट फिर भी यहाँ एटलीस्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में दूसरे टेंसेस में जाके सिचुएशन बदल जाती है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आई को ना प्लूरल ही मानते हैं, प्लूरल ही मानते हैं आई और यू को। इनके साथ में V1 का यूज करना है और डू का यूज करना है, और V5 और डच का यूज करना है। तो ये बात आपको पूरी तरीके समझ में आ चुका होगा। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे वी, WE, वी का मतलब होता है हम लोग, तो काफी क्लियर है, हम लोग का मतलब हो ही गया एक से ज्यादा, तो वो प्लूरल हो ही जाएगा। या दे का मतलब होता है वे लोग, तो वो तो ऑलरेडी प्लूरल है, आप समझते हो उन सारी चीजों को। शी बोला जाए, शी मतलब वह होता है, तो वो सिंगुलर के क्लास में जाएगा। ही मतलब वह होता है, तो वो सिंगुलर के क्लास में जाएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको पता होगा कम से कम। सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगुलर का मतलब होता है एक, ये तो आपको आइडिया होगा। और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। हालांकि फिर से बता दूं, आई से एक ही इंसान का बोध होता है, लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में एटलीस्ट प्लूरल माना गया। अब आइए कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाएगा चीजों को। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस ये है कि राम खाता है। राम खाता है, तो ये पता है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला तो है। फार्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो चलो भैया सब्जेक्ट तो पता है राम। उसके बाद है V1 या V5, V1 या V5। और अभी मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको V5 का यूज करना है, तो कर लो, इट्स V5 हो गया। अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो जाए, जैसे सीता नहीं पढ़ती है, सीता नहीं पढ़ती है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या रूल बताया गया कि पहले आप सब्जेक्ट लिखो, चलो लिख दिया सीता। उसके बाद आपको डू डज का प्रयोग करना है, और मैंने बताया सीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको डज लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डज, फिर है यहाँ पे नॉट, और फिर लास्ट में आपको देना है V1। ये बात याद रखें कि V5 का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, उसके बाद निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव ए हो या इंट्रोगेटिव बी हो, सारे सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज होता है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव ए टाइप का, जैसे क्या वह नहीं रोती है। ये सेंटेंस हो गया थोड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस है, लेकिन खैर हमें तो बस यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझना है। अब इसे ट्रांसलेट करना है। अब मैंने बोला इसको हम रखेंगे इंट्रोगेटिव ए के स्टडी में, इंट्रोगेटिव ए के लिस्ट में। तो फार्मूला में ये कहते हैं कि पहले ही आपको डज और डू लगा देना। तो डज और डू तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर ना। अब सब्जेक्ट है वह बोले तो शी, और शी है तो सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ जैसा मैंने बताया आपको डज का यूज करना है, डज। उसके बाद फार्मूला करें कि आप सब्जेक्ट लगा लो, तो सब्जेक्ट हो गया शी। इसके बाद फार्मूला करें कि आप नॉट लगा लो, तो यहाँ पे ये नॉट हो गया। उसके बाद आपको यूज करना है V1, और ये हो गया डज शी नॉट ईट। आपका इंट्रोगेटिव, सॉरी यहाँ पे रोना है,
तो यहाँ पे रोना अगर है तो रोना के लिए आपको वीप का प्रयोग करना है या क्राई का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये सो ये इंट्रोगेटिव ए टाइप का सेंटेंस था। एक और सेंटेंस देते हैं इंट्रोगेटिव बी। जैसे सेंटेंस है कि वह क्यों मुस्कुराती है। चलिए ये सेंटेंस लेते हुए क्यों मुस्कुराती है। तो अब इस सेंटेंस को मतलब आप समझ रहे होंगे क्यों मुस्कुराती है। खैर तो अब इसको ट्रांसलेट करना फॉर्मूला क्या कहता है। सबसे पहले WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड्स मतलब प्रश्नसूचक वाक्य। इसमें प्रश्नसूचक वाक्य क्या है, क्यों, तो आप इसको यहाँ पे रख लीजिए वाई, फिर डज या डू, और डज या डू तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है वह और वह है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आपको लगाना होता है डज, वाई डज, फिर ये हो गया सब्जेक्ट शी, एंड ये हो गया आपका स्माइल। तो ये कुछ रूल्स है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाना है और जो स्ट्रक्चर दिया गया बस आप उस स्ट्रक्चर का यूज करते जाए, आपके सारे सेंटेंस सही हो जाए। अब हमारे वीडियोस को 2 घंटा 3 घंटा का तो करना है नहीं कि मैं यहाँ पे आपको सैकड़ों एग्जांपल्स लिख के या बना के समझा सकूं। आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, जितना ज्यादा आप ट्रांसलेट करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। तो आज मतलब आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। और लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट खत्म नहीं हुआ, फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के जितने क्रीमी रूल्स है, जितने स्पेशल रूल्स है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होंगे, क्योंकि ये तो काफी आसान है, ये सबको बनाने आता है। वो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स को यानी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी स्टम्प कर देते हैं। वहां पे वैसा सेंटेंस जब सामने आता है तो लोग अक्सर कुछ गलती कर बैठते हैं। तो उनको उन सारे सेंटेंसेस को हमने स्पेशल रूल्स की श्रेणी में रखा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा आपने ठीक से महसूस किया होगा, हर चीज को समझा होगा। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको सच में अच्छा लगा तो आप इसका इजहार भी करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वो लाइक का जो बटन है उसको ठोकना है, और आप तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, दूसरों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए